भावना की शादी आदित्य नाम के लड़के के साथ तय हो चुकी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का था। भावना अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। वो अपनी मेहंदी के दिन मेहंदी लगवा रही थी। अरे क्या कर रही हो? थोड़ा अच्छी और यूनिक मेहंदी का डिजाइन लगाओ मेरे हाथ पर। पैसे पूरे मिले हैं तो काम भी उसी हिसाब से करो ना। अरे शांत हो जाओ भावना बेटी, अपने चेहरे पर शर्म के लाली रख, गुस्से की नहीं। मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ माँ, लोग मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करते हैं। और हाँ, मेरे होने वाले पति का नाम भी अच्छे से लिखना। मेहंदी वाली भावना का गुस्सा देखकर हामी सर हिला देती है। अगले दिन भावना लाल शादी के जोड़े में बहुत सुंदर दिखती है। तभी कुछ ही देर में बारात आ जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से भावना और आदित्य की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, इस कलश को सीधा पैर मार कर घर के भीतर आ जा। अंदर की ओर गिराना है, यही ना माँ जी? मुझे पता है, आप अपने मुंह को कष्ट मत दो। उसका ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और दोनों अंदर आते हैं। अरे बहू, मानती हूँ तू नई जमाने की पढ़ी लिखी है और सब कुछ जानने वाली लड़की है, लेकिन अपनी सास से बात करने की थोड़ी तमीज सीख ले। हाँ भावना, सभी के सामने थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। घर में घुसी नहीं कि सास का प्रवचन शुरू हो गया। माफ करना माँ जी, वो थक गई हूँ ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। अरे ठीक है बहू, लेकिन आगे से ध्यान रखना। वो तो तुम्हारे ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, कहीं उन्होंने सुना होता तो गुस्सा करते। फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। उस समय तो भावना बात को आगे ना बढ़ाते हुए कमरे में चली जाती है, लेकिन सुमित्रा की कही ये बात उसे चुभ जाती है। समय बीतता है और भावना अपनी सास के प्रति हमेशा उखड़ा व्यवहार ही रखती। कुछ समय बाद सुमित्रा के पति की तबीयत खराब रहने लगती है। बहू, जरा गर्म पानी तो करके ला दे, इन्हें दवाई देनी है। माँ जी, मेरे सर में भी बहुत दर्द है और भगवान ने आपको भी तो 2 हाथ दिए हैं ना, इसीलिए चुपचाप खुद उठकर पानी गर्म कर लीजिए। अब भावना ये बोलकर चली जाती है और सुमित्रा खुद ही उठकर पानी गर्म करने लगती है और कहती है, बहू के लिए दवाई ले जाती हूँ, उसके सर में ये थोड़ा आराम हो जाएगा। सुमित्रा अपनी बहू को बेटी की तरह मानती, लेकिन भावना सुमित्रा को सास होने का सम्मान देने से रही। अब बीतते समय के साथ सुमित्रा के पति की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि एक दिन अचानक ही उसकी मौत हो जाती है और सुमित्रा विधवा हो जाती है। शोक सभा में जहाँ सभी की आंखें नम थी, तो वहीं भावना अपने मन ही मन कहती है, इस बुढ़े को भी अभी ही टपकना था। 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है, वो कैसे मनाऊंगी? तभी अचानक ही भावना को चक्कर आती है और वो गिर पड़ती है। डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि वो गर्भवती है। माँ, वो भावना प्रेग्नेंट है। अरे भगवान की भी अजब ही माया है, दादा के जाने पर घर के चिराग के आने की खुशखबरी मिल गई है सुमित्रा बहन। हाँ कमला बहन, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इस खुशी के मौके पर आदित्य के बाबूजी भी होते तो अच्छा होता। समय बीतता है और सुमित्रा अब अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। तभी एक रोज भावना की माँ तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आती है। माँ, आप यहाँ अचानक? हाँ मेरी बच्ची, तुझे मिलने का दिल किया तो चली आई। वैसे भी अब मुझे नानी जो बनाने वाली है तू। नमस्ते बहन जी, कैसी है आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बहन जी, पर आपको इस सफेद साड़ी में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। आप बहू से बात कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे सुन बेटी, अपनी विधवा सास का साया अपने बच्चे पर मत पड़ने दियो, इससे दूर ही रहियो तू। पर ऐसा क्यों माँ? हे भगवान, माँ बनने वाली है और इतनी समझ नहीं कि विधवा को शुभ नहीं माना जाता। मैं तो कहती हूँ तो इस बुढ़िया को आश्रम भिजवाने का जुगाड़ लगा ले बस। तभी सुमित्रा वहाँ आ जाती है और कुछ देर बातचीत कर शैलजा तो घर लौट जाती है, लेकिन उसकी कही हुई बातें भावना के दिमाग में घूमती रहती है, जिसके बाद वो अपनी सास पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। एक रोज वो कड़वा काढ़ा देने पर भावना अपनी सास को बहुत ज्यादा सुनाती है और उसके ऊपर उस कड़वे काढ़े को फेंक भी देती है। बहू, ये क्या किया तूने? चुप कर बुढ़िया, ये तूने काढ़ा बनाया है या जहर? खबरदार, जो ऐसा दोबारा बनाकर लाई तो। अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर सुमित्रा हैरान थी। धीरे धीरे भावना का अपनी विधवा सास पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक रोज खाने के समय सुमित्रा आदित्य से कहती है, बेटा मैं सोच रही थी कि गांव चली जाऊं, बहुत समय हो गया है। पर माँ, वहाँ आप अकेले जाकर क्या करेंगी? वहाँ पे तो आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है।
बेटा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कि अपना ख्याल ना रख सकूं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। क्यों माँ जी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कहीं मेरे प्रेग्नेंट होने के कारण आपको काम करना पड़ रहा है इसीलिए तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा तो कुछ भी मत सोच। मैं तो बस ऐसा कुछ नहीं है तो भला आप अभी गर्भवती बहू को छोड़कर गांव जाने के बाद कैसे सो सकती हैं? हाँ माँ, भावना को इस समय आपकी जरूरत है। सुमित्रा अपनी बेटी की बात को टाल नहीं पाती और उसे अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में भी नहीं बता पाती। इस तरह ही कई महीने बीत जाते हैं और भावना अपनी सास पर अत्याचार कर उससे घर के नौकरों की तरह काम करवाती और उससे नौकरानी बनाकर ही रखा करती। एक रोज खाना खाते हुए भावना को खाना पसंद नहीं आता तो वो जमीन पर खाने की प्लेट को पटक देती है। बहू खाने का इस तरह अपमान नहीं करते। अरे तो इस तरह का खाना बनाती क्यों है बुढ़िया, जिसे खाने का नहीं फेंकने का दिल करे। एक काम ढंग से नहीं होता है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये कचरा साफ कर। सुमित्रा टूटी प्लेटों के टुकड़ों को उठाने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। आह, मेरा हाथ। अरे जरा सी तो चोट लगी है, इतना क्या नौटंकी कर रही है? तभी पड़ोसन कमला वहाँ गाजर का हलवा लेकर आती है तो सुमित्रा पर होता अत्याचार देखकर हैरान रह जाती है। हाय दैया, बहू तू माँ बनने वाली है और अपनी माँ जैसी सास पर इस तरह अत्याचार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा है आंटी, मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है, वरना टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। राम राम राम, किस तरह की बातें कर रही है तेरी बहू सुमित्रा? ओहो, कितना चिल्ला रही है। चल चल चल, घर से निकल। भावना कमला को धक्का देकर घर से बाहर कर देती है और तो और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कमला भी भावना की इस हरकत से गुस्से में थी। एक रोज सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए बेहोश हो जाती है। काफी देर होने के बाद भी भावना उसे देखने नहीं आती। तभी घर से बाजार जाने के लिए निकली कमला सुमित्रा को इस हालत में देखकर अस्पताल ले जाती है और वहाँ से आदित्य को कॉल करती है तो आदित्य भागा भागा हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? तो आप हैं इनके बेटे, क्या आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है? इनके शरीर पर चोटों के निशान हैं और तो और ये बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। वो तो भला है आपकी पड़ोसन का जो इन्हें यहाँ पर समय पे ले आई। बेटा, डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा 1 घंटे से बेहोशी की हालत में थी। मैंने जैसे ही देखा उसे यहाँ ले आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो जाने क्या होता। बेटा, तेरी माँ इस उम्र में विधवा का दुख झेल रही है, ऊपर से तेरी पत्नी इस पर इतने अत्याचार करती है कि क्या बताऊं। तेरी पत्नी जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आदित्य के बहुत पूछने पर कमला उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर आदित्य हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद वो सुमित्रा को लेकर घर पहुंचता है तो भावना हैरान रह जाती है। माँ जी, कहाँ घूम रहे थे आप? अरे घर में गर्भवती बहू है, उसे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इतना ख्याल भी नहीं रहा आपको? खबरदार, तुमने एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मैं अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करते हुए एक भी बार शर्म नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं? शर्म करो भावना, अब तो शर्म करो। तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। अब बस बहुत हुआ, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से। आदित्य की बातें सुनकर भावना को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोती हुई कहती है, आदित्य ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती की है तो सजा भुगतो भावना, निकलो मेरे घर से। रुक जा बेटा, इस हालत में वो कहाँ जाएगी? ऐसा मत कर, माफ कर दे उसे। देख रही हो तुम, जिस सास पर तुमने इतना अत्याचार किया उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी दया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा अपनी बहू को रोता देखकर उसे माफ कर देती है और दूसरा मौका देती है। कुछ महीनों के बाद भावना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद भावना कभी भी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और हमेशा उसकी इज्जत करती।